अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिमेट्री एंड एसिमेट्री ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी और गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, इनका हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपैरिजन करना है। फिर फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एम्पेयर्स लॉ, इनकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इसका हम कंपैरिजन करेंगे और सिमेट्री और एसिमेट्री जो है इसको फाइंड करेंगे। तो आप देखो ज़रा, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी और गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, इन दोनों की अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है, इधर भी सरफेस इंटीग्रल है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये सरफेस इंटीग्रल आ रही हैं, तो ये सिमेट्रिकल इक्वेशन है। इसी तरीके से आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आप देखो, इन दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड में इधर है dl, इधर है dl, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इक्वेशन नंबर 1 मतलब गॉस लॉ, फैराडेस लॉ और एम्पेयर्स लॉ में लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपके पास सिमेट्रिकल इक्वेशंस हैं। और राइट साइड को अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास Q बटा एप्सिलॉन नॉट, मतलब आपके पास आ गया Q चार्ज, तो या तो आपके पास प्लस चार्ज होगा या आपके पास माइनस Q चार्ज होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और इधर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक, ये जो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके कोरस्पॉन्डिंग चार्ज, इसका मतलब ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिकल चार्ज है और इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज होना चाहिए, लेकिन ये मैग्नेटिक चार्ज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसी तरीके से अगर आप इक्वेशन नंबर 4 को देखो तो यहाँ पे करंट है, और करंट क्या होता है? करंट है डी क्यू बाय डी टी, फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल टू करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इधर करंट है लेकिन यहाँ पे करंट की टर्म नहीं आ रही, तो यहाँ पे जो करंट है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से करंट है, तो इधर जो है करंट की टर्म जो है वो नहीं आ रही। तो राइट हैंड साइड जो है वो एसिमेट्री है, यहाँ पे भी एसिमेट्री आ रही है, क्योंकि इधर करंट है तो फिर इधर करंट होना चाहिए। और अगर इधर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर भी ऐसी टर्म होनी चाहिए जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाए। तो अब आप देखो ज़रा, इक्वेशन नंबर 4 इज़ इनकम्प्लीट, इक्वेशन नंबर 4 इनकम्प्लीट है एंड रिक्वायर्ड एन एडिशनल टर्म। तो यहाँ पे एक और टर्म जो है वो आएगी, ये टर्म क्या करेगी? ये टर्म इसको सिमेट्रिकल बनाएगी। यहाँ पे जो एक मिसिंग टर्म है, ये मिसिंग टर्म ने एक सिमेट्रिकल सिमेट्री बनानी है, ताकि जो है ना ये इक्वेशन नंबर 4 के साथ, इक्वेशन नंबर 3 के साथ हम इसका कंपैरिजन जो है वो कर सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिमेट्री ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, सिमेट्री ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो हम कंसिडर करेंगे 1 और 2 और उसके बाद 3 और 4 में। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आर सिमेट्रिकल, इक्वेशन नंबर 1 और 2 आर सिमेट्रिकल पेयर, ये आपके पास सिमेट्रिकल पेयर है। इक्वेशन नंबर 1 इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी लाइन नहीं, सरफेस। Equation number 1 is the surface integral of electric field, and equation number 2 is the surface integral of magnetic field। यहाँ पे लिख लें लेफ्ट साइड,
लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 and 2 आर सिमेट्रिकल पेयर। इसी तरीके से हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 and 4। तो लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 and 4 आर सिमेट्रिकल पेयर। इक्वेशन नंबर 3 are the line integral of electric field and equation number 4 is the line integral of magnetic field। तो इक्वेशन नंबर 4 में आप देखो, इधर लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेशन नंबर 4। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये सिमेट्रिकल पेयर है। अब हमने देखने हैं ए सिमेट्री ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये हमारी अगली हेडिंग आ जाएगी। अब जो एसिमेट्री है वो दो तरह की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट काइंड ऑफ एसिमेट्री, और फिर सेकंड काइंड ऑफ एसिमेट्री जो है, सेकंड काइंड ऑफ एसिमेट्री क्या होगी, इसमें जो एक मिसिंग टर्म है इक्वेशन नंबर 4 वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लें फर्स्ट एसिमेट्री ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो अब एसिमेट्री जो है वो राइट साइड है। राइट साइड आप देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या रहा है, इक्वेशन नंबर 1 में Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो Q जो है ये क्या होगा, या तो प्लस Q होगा या फिर आपके पास माइनस Q होगा। प्लस Q का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इनकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, और माइनस चार्ज इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी ये होगी इनवर्ड। अच्छा, अब इसका मतलब हमारे पास है आइसोलेटेड चार्जेस एग्जिस्ट। तो राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 आप देखें तो इधर ज़ीरो है। तो अगर ज़ीरो है तो इधर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इधर प्लस चार्ज है तो उस चार्ज से हमारे पास क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर ज़ीरो है तो यहाँ पे फिर मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब यहाँ पे फिर ये जो ज़ीरो है ये बता रहा है हमें कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और मोनोपोल मैग्नेटिक मोनोपोल या आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए यहाँ पे आइसोलेटेड चार्ज जो है वो होना चाहिए। आइसोलेटेड चार्ज जो है क्या होगा कि आपके पास जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो अलग अलग एग्जिस्ट करने चाहिए। तो मैग्नेटिक मोनोपोल जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि ये सिमेट्रिकल हो जाएं। लेकिन अभी तक एक्सपेरिमेंटली जो है मैग्नेटिक मोनोपोल जो है ये फाइंड नहीं हो सका। अच्छा जी, फर्स्ट काइंड ऑफ एसिमेट्री। अच्छा जी, राइट साइड of equation 1 has Q over epsilon naught, which means isolated electric charges exist and
right side of equation number 2 is 0, which means isolated magnetic charge does not exist. इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट करेगा, 2 जो है इसमें आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. फॉर सिमेट्री there must be isolated magnetic charge, that is magnetic monopole must exist. तो अगर सिमेट्री बनानी है तो मैग्नेटिक मोनोपोल जो है वो चाहिए होगा. अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 और 4 में. तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 में आप देखो तो इक्वेशन नंबर 4 में करंट की टर्म है, और करंट जो है ये बेटा क्या होता है dq/dt. तो करंट अगर dq/dt है तो यहाँ पे एक ऐसी टर्म होनी चाहिए जो करंट की टर्म आ रही हो. तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 इसमें अब हम राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4, राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4 हैज़ I करंट, और करंट क्या है dq/dt, which is due to isolated इलेक्ट्रिक चार्ज. तो करंट जो है ये आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होगा. एंड राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 हैज़ नो टर्म ऑफ करंट. तो इक्वेशन नंबर 3 में आप देखो तो यहाँ पे करंट आ नहीं रहा, विच मीन्स फॉर सिमेट्री there is a prediction that leads to existence of magnetic मोनोपोल. तो यहाँ पे फिर एक ऐसी टर्म होनी चाहिए जिसमें मैग्नेटिक करंट आए. तो यहाँ पे करंट की टर्म मस्ट होनी चाहिए, और वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही. उसके बाद है जी सेकंड काइंड ऑफ एसिमेट्री. ये फर्स्ट काइंड ऑफ एसिमेट्री थी, हमने राइट हैंड साइड जो है इसको कंपेयर कर लिया, तो ये आपके पास आपस में सिमेट्रिकल नहीं बन रही, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सिमेट्रिकल है. अब बच्चों हम देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 जो है इसमें जो मिसिंग टर्म है वो क्या होगी.
सेकंड एसिमेट्री जो है, इसमें आप देखें जी इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है, इसमें क्या रहा है, राइट साइड में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या बताएगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। सेकंड एसिमेट्री ऑन दी राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 we find a term minus d phi b by dt, rate of change of magnetic flux, which is Faraday's law of electromagnetic induction, which states that rate of change of magnetic flux rate of change of magnetic flux d phi b by dt produces an electric field तो फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और सिमेट्रिकल कैलकुलेशन में आप ज़रा इक्वेशन नंबर 4 में देखें तो यहाँ पे एक ऐसी टर्म होनी चाहिए जो कि आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सिमेट्री में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें कैलकुलेट करके देगा। फॉर सिमेट्री there is a term on the right side of equation number 4. There is a term on the right side of equation number 4 which states rate of change of electric flux d phi e by dt which produces magnetic field। तो यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो क्या है, वो है आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमें राइट साइड जो है इसमें हमें मिलेगा, राइट साइड पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा विच इज सस्पेक्शन, या आप कह लो विच इज सजेशन ऑफ मिसिंग टर्म
in equation number 4 which is Ampere's law. तो यहाँ पे बेटा ये मिसिंग टर्म है जो कि हमने सिमेट्रिकल कैलकुलेशन की मदद से जो है वो फाइंड की है। थैंक यू।